जिंदाबाद। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि आपके ही क्षेत्र से निकले हैं, विकासनगर, छोटा शिमला से, उस टाइम विकासनगर 7 होता था, वहाँ से काउंसलर रहे हैं और कंगनाधार न्यू शिमला के खेतों में जो है काफ़ी खेलते थे उस टाइम। आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेश धर्मानी जी, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मिनिस्टर है। भाई यशवंत, हमारे मेयर साहब सुरेंद्र चौहान जी, शिमला के मेयर, और हमारी डिप्टी मेयर साहब उमा कौशल जी, हमारे चेयरमैन हिमोटा के यशवंत शास्त्री जी, देवानंद भाई, जो कि हमारे पीएमसी के चेयरमैन हैं। यहाँ से पार्षद, तेज तरार पार्षद, और सबसे शायद बुजुर्ग भी होंगे, हमारे आर वर्मा साहब, पूर्व पार्षद दीपक रोहाल जी, हमारी पूर्व पार्षद रही अनीता जी, कुसुम लता ठाकुर जी, वर्तमान में हमारी सभी पार्षद पड़ोस के हमारे निशा ठाकुर जी, आशा शर्मा जी, रचना भारद्वाज जी, गीतांजलि बागड़ा जी बैठी हैं, अश्विनी सूद भाई, राजकुमार जी, पूर्व उप प्रधान अशोक भाई, वृंदा सिंह जी बैठी हैं। क्योंकि नाम लेने का तो बहुत लंबी लाइन है, परंतु आप लोगों ने सभी ने मुख्यमंत्री जी को सुनना है, मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय श्री राजेश धर्मानी जी, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, टीसीपी मिनिस्टर्स, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुरेंद्र चौहान जी, जो मेयर है शिमला के, यशवंत शास्त्री जी, जो वाइस चेयरमैन है, देवानंद वर्मा जी, जो कि पीएमसी के चेयरमैन है, उमा कौशल जी डिप्टी मेयर हैं, राम रतन वर्मा जी हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, सभी काउंसलर आए हैं, मेरे एक स्कूल के साथी चंद्रमणि जी भी है, जो पहले मेरे साथ पढ़ते थे, तो ये सब लोग आए हैं। और इस क्षेत्र को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मेरी सिस्टर भी यहीं रहती है और मेरा बचपन यहाँ बीता, मेरी जवानी यहाँ बीती, मेरा राजनीतिक कैरियर यहाँ से शुरू हुआ है। विजयनगर के नाले से थोड़ा सा आगे ये वार्ड हुआ करता था जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और आज ये जो कॉलोनी जब बस रही थी, ये पैदल चलने वाले रास्ते होते थे। जो अभी बीसीएस स्कूल है, इसके नीचे एक ही शॉप होती थी चंद्रमणि जी वगैरह की, जो आज एक होटल के रूप में विकसित हुई है। और नीचे न्यू शिमला भी नहीं हुआ करता था, रजाना का एक स्कूल हुआ करता था प्राइमरी एजुकेशन तक का, और पैदल बड़ा गांव जाते थे यहाँ से। तब यहाँ रसवरी के जंगल हुआ करते थे, और कफल खाने के लिए लोग संडे वाले दिन नीचे जाते थे, जहाँ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान है, और यहाँ के सारे बच्चे वहाँ हमारे कुसुमटी स्कूल में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे विकास हुआ, विकास की नई राहें खुली, और लोग गांव से शहरों में बसना शुरू हुए। जो शिमला में आ गया वो शिमला का होकर रह गया, उसने अपना घर या किसी रूम में, फ्लैट के रूम में लिया या अपनी बिल्डिंग बनाई। निश्चित तौर पर शहर बसता गया, और शहर बसते बसते सामर्थ्य भी हो गए लोग, और आर्थिक समृद्धशाली भी हुए। माननीय मंत्री जी अनुज सिंह जी कह रहे थे कि हाँ, एक एक व्यक्ति के पास 3 गाड़ियां हैं। ये सही बात है। हमारे परिवार की संख्या सिर्फ 25 लाख के करीब है, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार में परिवारों की रजिस्टर्ड की संख्या है। 1 लाख उसमें ट्रांजिशंस राशन कार्ड जुड़ जाते हैं, यानी कि लोग आते हैं, अपना राशन कार्ड बनाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जब मैंने गाड़ियों का पता किया तो 28 लाख गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के लोगों के पास यहाँ रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अमीर है और सरकार गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैं मुख्यमंत्री बना
तो पूरा आर्थिक का लेखा जोखा आया, उस समय हमारे ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। और प्रदेश की संपदा क्या होती है, यानी कि जो भी प्रदेश की संपदा में धन कमाया जाता है, अगर उसका सही समय पर सही सदुपयोग ना किया जाए तो इस प्रकार कर्जे के नीचे हम दब जाते हैं। अब मैंने पूछा कि 75,000 करोड़ का कर्जा है और 10,000 करोड़ की जो सरकारी कर्मचारी थे जिनकी 6th पे कमीशन की एरियर देने हैं, वो भी हमारे पर है। 85,000 करोड़ हो गया। हमारा सरकार 11 दिसंबर को बनी 2022 को, तो 3 महीने का जो क्वार्टर था उसमें बीजेपी ने 8,000 करोड़ का लोन अपना रिजर्व रखा था। मैंने पूछा कि अब करना क्या, कहते जी ये तो अब जो लोन लिया है उसका मूलधन और ब्याज देना, इससे हर वर्ष यही प्रथा चली। तो मैंने कहा कि हमारे में कमी कहाँ रह गई। 40 साल से आज भी मैं देखता हूँ एक व्यवस्था चली हुई है, फाइल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, उसमें कमेंट्स लिखे होते हैं, उसके बाद और आगे कमेंट्स लिखे होते हैं। हमने कहा कि हम इस व्यवस्था को सुधारने आए और बार बार मैं कहता हूँ कि हम प्रदेश में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और आप देखिए एक महीने तक हमने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, पूरे आर्थिकी को समझा। जो हमारे पास 100 रुपया आता है, आपके परिवार में हर महीने जब पे आती है तो आपने गाड़ी की किस्त रखी होती है, मकान की किस्त रखी होती है, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई के पैसे रखे होते हैं, दूध के पैसे रखे होते हैं, और बाद में बजट जब आपका अगर 10,000 रुपये का, तो आप पाते हैं कि उसमें से सिर्फ हमारे पास कुछ ही पैसा बचा। हमारी सरकार की हालत भी ऐसी ही होती है, पर आपसे बहुत ही खराब हालत है। परिवार की हालत को आप कुछ सदस्य मिलकर संभाल सकते हैं, लेकिन जो आर्थिकी है उसको सुधार करने के लिए फैसले करने पड़ते। 100 रुपये में से हम 54% सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की पेंशन और पे पर खर्च करते हैं, यानी कि 100 रुपये में से 54 पैसे